चल रही है। सहयोग समाचार के एक और नए दिन में आपका स्वागत है। आज डेट है 19 दिसंबर और आज के जो डे का सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आज के डे को हम गोवा लिबरेशन डे के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 1961 में पुर्तगीज़ से जो था गोवा एकदम बिल्कुल इंडिया के अंडर आ गया था। पुर्तगीज़ वहाँ से जो है उनकी जो सुप्रीमेसी थी वो ख़त्म हुई थी, इसीलिए हमें इस डे को हम मनाते हैं गोवा लिबरेशन डे के तौर पे। और जो आज का कोट होगा जिससे हम आपके दिन की शुरुआत करेंगे वो कुछ ऐसा है, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। इसका बेसिक सा मतलब इतना है कि कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती जब तक आप करते नहीं, क्योंकि आप अगर दिन भर कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे, तो वो आपको ग्राउंड पर मिलेंगी नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ करते नहीं तो फिर कैसे कुछ हो सकता है। तो बेसिकली यही कोट है कि until and unless we do something, nothing we will be able to achieve। हाँ, कि अगर हम कुछ करते नहीं तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। बेसिक इसका मतलब यही है। और जो आज की हेडलाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेड रिलेशन के बारे में, क्योंकि ट्रेड में कुछ ऐसा है कि जैसे कि अभी हमारा मनी डिप्रिसिएशन लगातार हो रहा है, तो भारत जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट कर रहा है, अपने अलग अलग मार्केट्स देख रहा है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि अभी इंडिया और ओमान की कल ट्रीटी साइन हुई है, जिसमें कि जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, भारत इस समय क्या कर रहा है, फ्री ट्रेड के तरफ जो है टिल्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है अब हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो हमें मार्केट भी चाहिए। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक हमें प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि हम वहाँ पर जाके अपनी चीज़ों को बेच भी सकें, नहीं तो फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग का क्या ही मतलब होगा। और जो हमारी दूसरी सबसे बेसिकली बड़ी न्यूज़ है वो डायबिटीज़ के ऊपर है, क्योंकि अभी जो एक डाटा निकल के आ रहा है वो डाटा ये कह रहा है कि अगर हम इस पे जो है ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ कॉन्शियस ना रहे तो इसके केसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाएंगे। अपकमिंग 2050 यानी अपकमिंग 25 ईयर्स में ये केसेस बढ़ के 900 मिलियन यानी 900 मिलियन हो जाएंगे। और अगर इसमें 100 मिलियन और जोड़ दिया जाए तो लगभग ये 1 बिलियन हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और जो हमारी तीसरी न्यूज़ निकल के आती है वो कुछ आती है सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, जैसे जो जज होते हैं वो अपॉइंट होते हैं या हटाए जाते हैं, मतलब हटाए जाते हैं 224A आर्टिकल से हमारे हटाए जाते हैं। तो उसमें ये होता है बेसिकली कि कभी कभी क्या होता है, एडहॉक जजेस का कुछ कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हाई कोर्ट अभी एक गाइडलाइन हुई है, हाई कोर्ट को एक मिला है कि चार्ज की अगर वो चाहें तो अपने कोर्ट में अपनी मर्ज़ी से कुछ उन रिटायर जजों को जो है एडहॉक जज बोला जाता है, जिन्हें अगर दोबारा उनसे सेवा ली जाती है तो उन्हें भी हम ऐड कर सकते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमारे हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए हम एडहॉक जजेस रख सकते हैं। और हम एक ट्रेड का लास्ट में एक मामला और देखेंगे ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि हमारा कह रहा है जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारा मनी डिप्रिसिएशन तो हुआ है, लेकिन हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ा है और उसका रीज़न है मनी डिप्रिसिएशन। क्योंकि इसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, पहले जो लोग हमारी चीज़ें महंगे खरीदते थे, अब हमारा रुपया कमज़ोर हो गया है, तो जिसके तहत क्या होगा कि जो हमारी चीज़ें बाहर जा रही हैं, जो फॉरेन गुड्स मतलब जो हमारे गुड्स फॉरेन में जा रहे हैं उनके प्राइसेस लो हो गए हैं, तो जिससे लोगों ने उन्हें प्रेफर किया है, तो हमारा एक्सपोर्ट उससे बढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली न्यूज़ है वो मैम आपको डिस्क्राइब करेंगी, इंडिया और ओमान से जो हमारा टाई अप हुआ है। Yesterday on 18 दिसंबर इंडिया और ओमान के बीच में एक बहुत ही हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई, जिसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह ले इंडिया और ओमान के बीच में। इससे क्या होगा कि जितने भी ट्रेड होते हैं इंडिया एंड ओमान के बीच में, सारे ट्रेड फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे। एंड इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम पे ऐसे पड़ेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, टैरिफ नहीं लगेगा, जो कि यूएस से हम अभी बात करें तो काफ़ी आजकल चर्चे में है कि यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है इंडियन गुड्स पे, तो जिससे हम एक ही जगह पर रिलायबल तो नहीं रह सकते, इसलिए हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना ट्रेड। तो ओमान से ये एक चीज़ में हमारी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस बात निकल कर आती है कि इसमें हमें फ्री ट्रेड सारी चीज़ ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। और जो वहाँ जो ड्यूटीज़ लगती हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो 98.08% हो जाएगी, जिससे एक तरीके से ये पूरा फ्री ही होगा। इतना हमारा 98% अप्रॉक्स 100 ही अगर हम मान के चलते हैं तो वो फ्री ट्रेड होगा और इससे हमें बहुत लाभ भी होगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ 2 कीवर्ड जानने लायक हैं। एक होता है ट्रेड डाइवर्सिफाई, जो इंडिया बहुत पहले से कर रहा है, हम अलग अलग मार्केट खोज रहे हैं, क्योंकि जैसे अमेरिका ने अभी हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, तो हमारे जो गुड्स हैं जो हम, क्योंकि अमेरिका से हम अगर देखा जाए तो रक्षा, अगर डिफेंस सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी और केसेस थे, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में था या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स थे,
इंडिया इंपोर्ट न करके एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था अमेरिका को, अगर डिफेंस को हम छोड़ दें तो। लेकिन अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के कारण क्या हुआ, ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे वो महंगी हो गई, और जब एक्सपोर्ट उसमें जो है टैरिफ लग गए तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के मार्केट में इंडियन गुड्स होंगे वो भी महंगे हो जाएंगे, तो वहाँ के लोग ख़रीदना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ चीज़ें जैसे कोई भी चीज़ जहाँ ही महंगी हो जाए तो हम उसे ख़रीदने से कतराते हैं या उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि वो और क्या हो सकता है जो हमें कम रेट पे मिल जाए। तो इसी बात ये हुआ। एंड और इसके साथ साथ गल्फ़ कंट्रीज़, जो ओमान एक गल्फ़ कंट्री होते हुए, उनके साथ हमारे रिलेशन भी काफ़ी सही रहेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मार्केट बड़ी होगी, और तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है इसका। तो इंडिया एक अब नए मार्केट की तरफ भी टिल्ट कर रहा है। और दूसरी बात है मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स भी होगा इसमें ये होगा कि इंडिया से यूथ बाहर जाएंगे और उन्हें काम करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक यूथ पावर कंट्री है, हमारे पास वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया जो है, भारत सरकार जो है इस पे भी फोकस कर रही है कि जो हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर हो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर हमारे वर्कर्स वहाँ जाते हैं तो पिछले दिनों क्योंकि 17 दिसंबर पूरा हमारा डेडिकेटेड था उसी के ऊपर, वर्क फोर्स के ऊपर, कि जो वर्कर्स बाहर जाते हैं वहाँ पे उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है या उनके साथ सही से बस पेश नहीं आ जाता, बदसलूकी की जाती है, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। तो इसलिए ये उनके लिए भी बहुत वो होने वाला है इसका सिग्निफिकेंस। तो हम अब दूसरी न्यूज़ की तरफ अगर चलें तो दूसरी न्यूज़ थोड़ा सा डराने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं ये हुआ क्यों, डायबिटीज़ इतना ज़्यादा रेज क्यों कर रहा है। और एक डाटा आप बता दें कि डाटा ग्लोबल लेवल पे बात करें तो सबसे पहले चाइना आता है जिनमें डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, एंड दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय बात है। इंडिया टॉप 2 कंट्रीज़ में आता है, टॉप 2 कंट्रीज़ में आ रहा है। और नंबर्स में अगर देखें तो 9 मिलियन पीपल जो हैं अभी इस समय जो है इंडिया में डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। और 2025 तक ये आंकड़ा लगाया गया है कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो 900 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो डायबिटीज़ से ग्रस्त होंगे। चाइना की डेटा की बात करें तो 148 मिलियन वहाँ पे हैं, एंड इंडिया की है तो 90 मिलियन। ठीक, 90 मिलियन करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इससे ओवरकम कैसे करेंगे या इसके बेसिक रीजंस क्या थे। तो पहले इसे देखते हैं कि इसके बेसिक रीजंस क्या थे। इसके बेसिक रीजन जो है ये हैं कि हम इतने फिजिकली इंगेज बहुत ज़्यादा किसी कार्य में नहीं हो रहे हैं। और देखा जाए तो ओबेसिटी भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर लोग ओबेस होते हैं तो जाहिर सी बात है आलसपन के कारण। और एक होता है इसका, एक इसकी बहुत बड़ी चीज़ है कि ये जेनेटिक डिजीज़ है। ये डायबिटीज़ बेसिकली 3 प्रकार की होती है। उसमें एक देखते हैं कि एक अनुवांशिकता होती है जो जेनेटिक्स होती है, जैसे कि होता क्या है कि पैंक्रियाज से जो हमारा एक इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, उससे क्या होता है हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। तो डायबिटीज़ होने का खतरा बेसिकली कम होता है। लेकिन जो है जो जेनेटिक्स में जिसके पेरेंट या जो ग्रैंड पेरेंट्स को जो है पहले से डायबिटीज़ है, तो उनके अंदर क्या होता है पैंक्रियाज जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करने में। तो इससे क्या होता है उनके अंदर एक देखा जाता है कि डायबिटीज़ अनुवांशिकता में उनके होती है, तो उन्हें डायबिटीज़ होता है। और अगर दूसरा केस देखें, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारी जो पैंक्रियाज हैं वो इंसुलिन तो क्रिएट करती हैं, लेकिन हम फिजिकली इतने एक्टिव नहीं होते या कुछ और कारणों से हम उन्हें, या ओबेसिटी एक कारण हो सकता है जिसके कारण हम उन्हें सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती हैं, जिसके कारण ब्लड शुगर होता है। और तीसरी कंडीशन होती है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ। प्रेग्नेंट वुमेन को भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जिसके कारण ये होता है। और हम बेसिकली देख सकते हैं अगर इसे हमें सही करना हो या हम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो निकल के आते हैं। हम जिसे कह सकते हैं कि हम फिजिकली थोड़ा सा और इंगेज हो जाएं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में। स्कूलों में हम एक बात कर सकते हैं कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको अवेयर कराया जाए। उनमें क्या हुआ है कि सुबह सुबह हम एक योगिक क्रियाएं लाए हैं कि हम सुबह सुबह योगा करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ को और इंगेज कर देना चाहिए। सैटरडे या फ्राइडे 2 दिन ऐसे कर दिए जाएं जिनमें उनको केवल जितना भी स्कूल का वर्किंग डे होता है केवल हाफ वर्किंग डे पढ़ाई हो, और जो होता है उनका जो पढ़ाई का न छोड़ के उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में इंगेज भी किया जाए और उनको अवेयर भी किया जाए कि इनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आप नहीं करते तो क्या क्या नुकसान भी होंगे। तो इससे क्या होगा कि हम ओबेसिटी पे भी ओवरकम कर पाएंगे। जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हमारे पास है उसे भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हैं उनसे भी हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याएं आपको ग्रसित करेंगी। और बेसिकली और अगर हम इसके बाद और बात करें इसके ऊपर, तो एक डाटा और कहता है कि जो शहर के लोग हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, उन्हें डायबिटीज़ ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि
गाँव में कहीं ना कहीं लोगों के पास फार्मिंग होती है और वो किसी न किसी अन्य एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं। अगर कम्युनिटी वाइज देखें तो कम्युनिटी वाइज तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों के पास कुछ हर्डल्स होते हैं जो उन्हें वो चराने के लिए, ग्रेज कराने के लिए निकल जाते हैं बाहर, तो उनके वॉकिंग से वो फिजिकल जो रिक्वायरमेंट होती है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ पे है कि जितना हम लोग फिजिकल और डेली लाइफ में, अब जैसे इतने सारे हमारे पास मीन्स आ चुके हैं, जैसे ब्लिंकिट ले ले, इंस्टामार्ट ले ले, कि अगर हमें खुद के चल के जाना हो तो अब हमारे पास ऑप्शन है। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अपने डेमेरिट्स भी है। हम लोग खुद चल के जाते, वो फिजिकल एक्टिविटी होती, पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग, हमारे पास वो खुद चल के आ रही है, तो इससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस हिसाब से पड़ रहा है। और ये ग्लोबल लेवल की समस्या है, तो इसे हम ग्लोबली अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पॉलिसीज़ तो हम क्रिएट करते हैं लेकिन उस पर वर्क इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती अब। तो यही कर सकते हैं कि अगर इसे हम जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकें और अपने थ्रू जितनी अवेयरनेस फैला सकें वो बड़ी अच्छी होगी। और हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। इसी की तरफ दूसरी न्यूज़ पर अगर स्विच करते हैं तो दूसरी न्यूज़ थोड़ा जुड़ी हुई है। जो हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि अगर हाई कोर्ट के जजेस चाहें तो वो उन जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं उन केसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। और जो रिटायर्ड जज दोबारा अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट में उन्हें एडहॉक जज कहा जाता है। और उनका अपॉइंटमेंट जो कराते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो एज़ पर प्रेसिडेंट परमिशन होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को पहले सूचित करना पड़ेगा कि इन जज को हम हाई कोर्ट में रखते हैं। प्रेसिडेंट अगर अलाउ करते हैं तो उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट में रखा जाता है। और बेसिकली इसमें एक आर्टिकल ये निकल के आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने जूनियर्स के साथ बैठने में उन्हें थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है, हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर हम इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं तो फिर हम हाई कोर्ट में दोबारा जाके उनके सम्मुख कैसे बैठ जाएं। तो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट वो फील करते हैं। तो इससे ये आर्टिकल जुड़ा हुआ है। और बेसिकली पता नहीं किस मानसिकता से ऐसे लोग करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं और उन्हें साथ देना चाहिए कि क्योंकि जो 60 वर्ष के जो जज होते हैं अगर वो रिटायर होते हैं 60-65 वर्ष में, तो उनके पास एक लंबे टेन्योर का एक्सपीरियंस होता है। अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे हाई कोर्ट में तो हो सकता है जो हमारे इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं या जो मामले कई दिनों तक कोर्ट में खिंचते रहते हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली इस पर भी एक ध्यान देने वाली बात थी। और एक उड़ीसा यूनिवर्सिटी में एक बच्चे की लिंचिंग हो गई है, जिसके कारण, जो कि एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। अगली न्यूज़ उसी के ऊपर है। तो उसमें NCST का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाई गई है और उस पर दरअसल चर्चा करेंगे, जांच करने के लिए जो है बैठाई गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ जो ST-SC कम्युनिटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके साथ मिसबिहेव होता है और ऐसी हरकतें की जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। तो उसी रिगार्डिंग एक इन्वेस्टिगेशन रखी गई है ताकि जो है ऐसी अगर कोई भी समस्या है तो उस पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और ऐसी समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई की ओर डेडिकेटेड रह सकें, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। नहीं तो उनके अंदर एक विद्रोह की भावना जन्म लेती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो पढ़ाई से फिर दूर होते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल रहा कि हम उन्हें मुख्य धारा में या मेन लाइन में ला पाए हैं। और अगली न्यूज़ की तरफ अगर हम स्विच करें तो अगला न्यूज़ हमारा है कि वाइट ट्रेड से रिलेटेड है। जैसे कि कहा जाता है कि आज आर्टिकल में निकला कि जो हमारा मनी डिप्रिसिएशन हुआ उससे हमारा जो ट्रेड हुआ वो ज़्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हुआ है। तो बेसिकली इसमें यही था कि हमारा रुपया कमज़ोर हो गया है, तो जो हमारी चीज़ें हैं वो विदेशी मार्केट्स में सस्ती हो गई हैं। और इंडिया जो है एक हर्बल या कहें कि जो कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जेनेरिक चीज़ें होती हैं या कहें ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उन्हें बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। तो जो फॉरेन मार्केट में हमारी एक इमेज है वो प्योरिटी की तरफ ज़्यादा है, और जिसके कारण क्या है कि हमारे मार्केट में अगर वो चीज़ें सस्ती मिलने लगी फॉरेन मार्केट्स में हमारे गुड, क्योंकि हमारा सेम अमाउंट ऑफ मनी में हम और ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड इम्पोर्टर्स और इम्पोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ज़्यादा कमोडिटी उन्हें सस्ते प्राइस में मिल जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा कि वो जो है इजीली उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, भारत में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और हम केवल यही एक ऐसा फ़ायदा है जो हमें दिखाई देता है मनी डिप्रिसिएशन से, कि हमारा एक मार्केट में जो हमारी एक पकड़ है वो बन सकती है। और मैम आपको आगे कुछ बताएंगी कोई और न्यूज़ हेडलाइंस? अगर हम लोग बात करनी चाहें तो एक अरावली रेंज को लेकर बहुत बड़ा केस निकल के आ रहा है कि उस पे अगर चर्चा करें तो ये बात शुरू कहाँ से होती है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक जो डेफिनेशन थी अरावली रेंज की वो ये थी कि 30 मीटर से ऊपर जो भी पहाड़ आते हैं वो अरावली रेंज के अंदर आएंगे।
पर अब रिसेंटली एक नवंबर में एक बिल पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक बिल पास किया गया था, लाया गया था। और वो उससे क्या डेफिनेशन निकल के आई है कि अब 100 मीटर के ऊपर जो भी रेंजेस रहेंगे सिर्फ वहीं अरावली रेंज के अंदर अरावली रेंज कंसिडर किए जाएंगे। तो ये इससे समस्या बहुत सारी निकल के आती है। पहली तो ये कि अरावली रेंज को अगर अरावली रेंज पहले है कहाँ पे 4 स्टेट्स में है, ये 4 स्टेट्स में फैली हुई है। और हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली रेंज की एक रायसीना पहाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर बनता है। और बेसिकली जो अरावली रेंज है, पहले पिछले दिनों तो हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी कि हम एक ग्रीन बेल्ट बनाएंगे जिसमें लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात की गई थी जो उसी अरावली रेंज पे लगते। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात ये रही कि वो पेड़ लग पाते उससे पहले ही हमारा एक माइनिंग कंस्ट्रक्शन के कारण, क्योंकि यहाँ अरावली के जो लोग हैं वो बहुत पहले से ही परेशान थे, वो बहुत पहले से प्रोटेस्ट करते आ रहे थे कि वहाँ अवैध या इनलीगल माइनिंग चलती रहती थी। और कुछ जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं उनकी माने या फिर उनकी तरफ से देखा जाए तो उन्हें तो फ़ायदा ही होता है। तो कुछ जो ब्रोकर्स हैं और जो हमारे कुछ मेंबर्स भी हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, जो भी जैसा भी हो। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई है। माउंटेन्स जो अरावली हिल्स के अंडर जितने भी हिल्स उनकी आती हैं अरावली माउंटेन रेंज के अंदर, उनकी डेफिनेशन बेसिकली ये थी कि अगर वो 30 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होंगे तो वो अरावली हिल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो है अभी उसने क्या कर दिया है कि जो भी हिल्स 100 मीटर से ज़्यादा ऊपर होंगी उन्हीं को अरावली माउंटेन रेंज के अंडर रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, अभी तक जिसे हम इनलीगल माइनिंग कहते थे जो कि लोग कर रहे थे, अब उन्हें लीगलिटी मिल जाएगी। और गवर्नमेंट भी उन्हें एक तरीके से क्या करेगी कि होता नहीं कि बांटते हैं कि यहाँ का एरिया आप रखिए, यहाँ से आप माइनिंग करिए, तो एक तरीके से वो लीगली वितरण करेंगे लोगों को, ठेकेदारों को, कि आप यहाँ से इतनी माइनिंग कर सकते हैं जहाँ पहले माइनिंग होनी ही नहीं थी। और उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा ये पड़ेगा कि अभी तक जो अरावली रेंज थी वो थार मरुस्थल जो था, थार डेजर्ट, उसे उन्होंने राजस्थान के उसी तरह रोक के रखा था। राजस्थान के जो लाइफलाइन भी कहते हैं अरावली रेंज को, क्योंकि वहाँ से 3 नदियाँ बेसिकली निकलती हैं। और एक क्वेश्चन भी रहेगा कि नदियाँ आप लोग ढूंढिएगा, मैं एक का नाम लूनी बताया दिए देता हूँ, 2 नदियाँ आप ढूंढिएगा वहाँ से। और बेसिकली कई नदियाँ निकलती हैं जो कि ट्रिब्यूटरी का काम करती हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ से 3 नदियाँ जो मेन नदियाँ हैं वो निकलती हैं, उनमें से एक लूनी है, बाकी आप ढूंढिएगा। एंड सबसे बड़ी डिस्प्यूटिव बात ये निकल करके आती है, अभी वैसे भी दिल्ली में जो केसेस चल रहे, AQI लेवल इतना बढ़ा हुआ है, अगर ये रेंज हमारे पास नहीं रही जो कि सबसे बड़ा एक बैरियर का काम करता है, जो थार डेजर्ट से जो भी सैंड डेजर्ट ये सब जो गर्म हवाएं आती हैं हवा के फ्लो के थ्रू आती है, बैरियर का काम करता है। और वहाँ से आने वाली गर्म हवाओं को शीतल भी करता है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। अगर हम अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर उन्हें कम से कम हानि तो नहीं पहुंचानी चाहिए। वही बात है। क्योंकि वहाँ पे अगर हम 100 मीटर्स के ऊपर काउंट करेंगे तो लगभग वहाँ पे लगभग नई डेफिनेशन के बाद 90% ऑफ द रेंजेस वो अब अरावली रेंज नहीं कहलाएंगी। टोटल की बात करें तो 12,000 रेंजेस थी जिनमें नई डेफिनेशन यानी कि 100 मीटर से ऊपर आने वाले 1048 रेंजेस ही ऐसे रह गए हैं जो अरावली रेंज के अंडर आएगी। इससे बहुत सारे ऐसे डेमेरिट्स निकल के आए, जैसे इसे अनप्रोटेक्टेड, ये एक तो वाइल्ड लाइफ हो गया, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज़ रहती है उनके लिए एक हानिकारक रहेगा, माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव साइड एक साइड रखे, पर वो फ़ायदा ही क्या जब नेगेटिव साइड ही पॉजिटिव साइड पे भारी पड़ रहा है। क्योंकि हम देखें तो पिछले 200 सालों में ह्यूमन जितनी तेज़ी से इवॉल्व किया है उसने पृथ्वी से 70% स्पीसीज़ को ख़त्म कर दिया है। इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है इकोलॉजी का कि हम सोच भी नहीं सकते। और अब हम अरावली हिल्स को बचाने के बजाय उन्हें डिस्ट्रक्टिव की तरफ जो है उससे डिस्ट्रक्शन की तरफ एक स्टेप ले रहे हैं। इनफैक्ट ट्राइबल पीपल का वहाँ पे काफ़ी निवास है। राजस्थान अपने आप में एक हिस्ट्री है और अरावली रेंज उसका एक बहुत बड़ा साथी रहा है। क्योंकि अगर हम कई युद्धों की बात करें तो देखा जाए तो इसी पहाड़ी का एक तरीके से प्रिविलेज लेके हम कई युद्ध जीते भी हैं। और यही वो पहाड़ी थी जो कि एक बैरियर का काम करती है कि कोई राजस्थान से अगर कोई इनमी बाहर से ईरान, इराक या अफ़गानिस्तान से इंटर भी करता था तो इन पहाड़ियों के बैरियर्स के कारण वो प्लेन लैंड्स में नहीं आ पाता था। तो उसके लिए केवल एक रास्ता बचता था, पंजाब का इलाका। नहीं तो और अगर देखा जाए तो ये तो हो गया हमारा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड। लेकिन अगर हम देखें कि
इससे और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो हमारा थार मरुस्थल है, अगर अरावली हिल्स ही नहीं रही तो वो आगे प्लेन लैंड्स की तरफ मूव कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो कि पोल्यूशन में जो और हमारा रीट्रीटिंग मानसून होता है, जब हमारा मानसून वापस आता है, वापस मानसून पहले जाता है, उसमें जो क्या होता है कि जो अरावली हिल्स हैं वो बादलों को रोक के रखती हैं, तो प्लेन लैंड्स में वर्षा होती है और वापस लौटते समय भी सीधे राजस्थान होके ये निकल न जाए सी की तरफ, इसलिए भी ये एक बैरियर का काम करती हैं, ताकि जो प्लेन लैंड से हरियाणा, उत्तर वेस्टर्न यूपी और जो हमारा इलाका है पंजाब का, यहाँ पे बारिश हो सके। अगर ये अरावली रेंज ही नहीं रही तो क्या होगा, वहाँ बारिश नहीं होगी। और ऑलरेडी ड्रॉन प्रोन एरियाज़ ये कहलाएंगे हमारे वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र, जो कि अभी बहुत अव्वल दर्जे में रहते हैं प्रोडक्शन में, जो ग्रेन प्रोडक्शन होता है उसमें। और अगर इसमें हम कुछ जोड़ें तो इसमें ये देखा जा सकता है कि पेड़ों की कटाई, जो हमें पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हम उसका तो कोई नंबर ही नहीं काउंट करते। अगर हम केवल पेड़ों को काउंट करते हैं, अगर उनसे मिलने वाली ऑक्सीजन, क्योंकि पुराने दिनों में कोरोना से हम जूझ के निकले तो वहाँ ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। और अभी हम अरावली पे ऐसे डेफिनेशन उसकी चेंज करके, अगर देखा जाए तो उसका डेफिनेशन चेंज करना तो एक तरीके से ऑक्सीजन को भी, राइट टू लाइफ पे भी एक बहुत कुठाराघात है, या कहे तो बड़ा ही विध्वंसक डिसीजन दिया गया है। और हम आप सभी से आग्रह यही करते हैं कि जैसा भी हो जाए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए और इसमें बताया जाए, डेफिनेशन को काम किया जाए, इस डेफिनेशन को, पुरानी डेफिनेशन पे फिर से आया जाए कि 100% से 100 मीटर से 30 मीटर पे पुनः वापस लौटें। क्योंकि अगर 100 मीटर रखते हैं तो वहाँ के 70% 70 से 80% जितने भी हिल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इतनी हिल्स जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर क्या ही हिल्स बचेंगी उसमें, केवल एक हिल्स 10% हिल्स, 1000 हिल्स बचेंगी, तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। 200 बिलियन से उसका इतिहास रहा है, अगर उसकी हिस्ट्री लिखने बैठेंगे तो हमारे पास पेपर्स कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो मानव के एग्जिस्टेंस के पहले से अरावली रेंज हमारे पास थी। तो बस आज के सहयोग के समाचार में इतना ही, और आप लोग को जितना हो सके अवेयरनेस फैलाते रहिए। धन्यवाद।